हेलो एवरीवन, मैं हूं आराधना और आप सभी का स्वागत करती हूं एडीएस मैथ एकेडमी में, जहां पे आपको मिलता है 9 to 12 मैथ एंड फिजिक्स के अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट, वो भी एब्सोल्युटली फ्री। तो व्हाई आर यू वेटिंग? लेट गेट स्टार्टेड। गाइज, आज हम लोग क्लास 10 के पूरे फॉर्मूला को सिर्फ एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे और इसमें जितना भी होगा मैं अच्छे से डिटेल से समझाने की कोशिश करूंगी। ओके, तो आज देखते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा बट आप मैनेज कर लोगे। ओके, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। गाइज, मैंने पहले से ये लिख लिया है ताकि थोड़ा कम टाइम लगे और आपको मैं पूरा जो फॉर्मूला है उसको कवर कर पाऊं, अच्छे से समझा पाऊं, इसलिए मैंने लिख लिया है। तो चैप्टर 1 में जो फॉर्मूला जो यूज होगा वह है यूक्लिड एल्गोरिथम, और वो क्या है? उसका फॉर्मूला होता है a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जहां पे a क्या है? भाज्य है, जिसको हम लोग डिविडेंड भी बोलते हैं। ओके, और b क्या है? भाजक है, डिवाइजर, एंड q इज अ क्वोशिएंट, भागफल, और आर रिमाइंडर है यहाँ पे, शेषफल। जैसे हम लोग देखिए, जैसे यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा? इसको हम लोग बोलेंगे भाजक। यहाँ पे क्या होता है? भाजक, जिससे हम लोग भाग देते हैं। ठीक है, और जिसको हम लोग भाग देते हैं वो क्या कहलाता है? भाज्य कहलाता है। ये क्या कहलाता है? भाज्य। जिससे हम लोग भाग देते हैं उसको भाजक हम लोग डिवाइजर बोलते हैं, और जिसको भाग देते हैं वो भाज्य डिविडेंड कहलाता है, और जो भागफल आता है उसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं और इसको हम लोग क्वोशिएंट बोलते हैं। यहाँ पे क्वोशिएंट होता है, एंड यहाँ पे जो बचता है नीचे में उसको हम लोग शेषफल बोलते हैं या शेष बोलते हैं, और इसको हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है, ये होता है यहाँ पे। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो है वो ये है कि जो ये आर है ना, ये आर 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, एंड जो बी है हमारा, यहाँ पे होता है ना बी, ये जो यहाँ पे इससे भाजक से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। रिमाइंडर का मतलब ये होता है कि अब इसमें इससे भाग ना लगे, तभी ना हम लोग को शेष बचता है लास्ट में। तो वो 0 के हम लोग जब भाग देते हैं तो देखते हैं कहीं कभी कभी 0 भी बचता है या फिर इससे छोटा बचता है, ताकि इसमें और आगे भाग ना लगे। ठीक है, तो ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सके आपके ऑब्जेक्टिव में भी आ जाए ये क्वेश्चन कि आर की क्या कंडीशन है। उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें आपको करेक्ट वाला चूज करना होगा। तो ये 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो सकता है, बट बी से छोटा होता है। ठीक है, ये हुआ इसमें। और चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 बहुपद है। इसमें देखिए द्विघात बहुपद जो है, द्विघात मतलब कि जो इसमें पावर 2 होगा। ठीक है, तो इसमें मूलों का योग, यानी कि इसके 2 रूट होंगे, अल्फा एंड बीटा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 2 रूट मिलेगा हमको, अल्फा एंड बीटा, उसको मूल बोलते हैं हिंदी में। तो ये क्या हुआ? अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? -b/a, एंड मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। ठीक है, एंड यदि अल्फा बीटा एंड गामा 3 मूल हो किसके? द्विघात बहुपद के, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल्स टू 0 है, तो उसका उनके जो अल्फा बीटा एंड गामा मूल है उनका योग क्या हो जाएगा? -b/a, एंड जस्ट अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स टू c/a, एंड अल्फा बीटा एंड गामा इक्वल्स टू -d/a। ठीक है, इस टाइप से हम लोग इनका रूट्स को निकाल लेंगे। ठीक है ना, आगे हम लोग चैप्टर 3 का देखते हैं। गाइस, ये चैप्टर 3 का फॉर्मूला है। जैसे इसमें 2 चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म इस चैप्टर में है, तो इसमें कंडीशन कुछ है, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1
इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 दो रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण हम लोग कैसे पहचानेंगे, इसमें जो वेरिएबल होगा उसका पावर 1 होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए जो a1 बाय a2 इक्वल्स टू नॉट अगर b1 बाय b2 होगा, ये कंडीशन आपको थोड़ा याद कर लेना होगा। बाकी आपको अगर ये ऑब्जेक्टिव में होगा ना तो फ्री में नंबर मिल जाएगा आपको, थोड़ा सा आप इसमें थोड़ा सा याद रखिएगा तो ठीक ना। बहुत आसान चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें 3-4 मेथड है, जैसे ये विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, व्रज गुणन विधि, तो ये सब बहुत आसान है और आपको क्विकली बन जाएगा। तो आप ये बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। तो जैसे a1 बाय a2 है इक्वल्स टू b1 बाय b2 है, तो इस तरह का हमको मिल गया अगर इक्वेशन में, तो ये क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखा। यानी कि अगर हम इसको हम पॉइंट फाइंड करेंगे तो हमको जो रेखा मिलेगा, रेखा हम ग्राफ में ड्रॉ करेंगे तो वो कैसा मिलेगा, प्रतिच्छेदी रेखा। यानी कि इस टाइप का हमको रेखा मिलेगा, ठीक ना, इस टाइप का हमको रेखा मिलेगा। और इसका क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, सिर्फ एक सॉल्यूशन मिलेगा इसका। एंड सेकेंड है a1 बाय a2 इक्वल्स टू b1 बाय b2 इक्वल्स टू c1 बाय c2। अगर इस टाइप का हमको कंडीशन मिल जाता है तो ये क्या होगा, संपाती रेखा होगा। यानी कि अगर हम जो पॉइंट ड्रॉ करेंगे वो एक ही लाइन में हमको मिलता चला जाएगा, ठीक ना। यानी कि एक ही लाइन पे वो पॉइंट सारे लाई करेंगे, तो इसमें क्या होगा, आपको अनेक हल मिलेंगे, क्योंकि जो सेकंड लाइन है वो भी इसी पे है, तो आपको कहीं पे भी इंटरसेक्ट ये नहीं करने वाला। तो आपको लगातार बढ़ते जाएगा और आपको अनेक सॉल्यूशन मिलते जाएंगे। तो आपको ये इसमें अनेक हल मिलेंगे, ठीक है। और जो लास्ट है a1 बाय a2 इक्वल्स टू b1 बाय b2 इक्वल्स टू नॉट c1 बाय c2 हो गया, तो इसमें क्या होगा, समांतर रेखा मिलेगा। यानी कि ये एक रेखा हो गया, तो इस टाइप का एक सेकंड जो रेखा होगा वो हमको मिलेगा। तो देखिए ये भी है क्या, ये भी बढ़ता चला जाएगा दोनों लाइन, तो ये तो कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो इसमें क्या है, कोई हल हमको नहीं मिलने वाला। आप सिंपली याद रखो ना कि जब दो रैखिक समीकरण हो तो उसका हल हमको तभी मिलेगा जब वो आपस में कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, तभी हमको मिलेगा। तो हम सिंपली याद रखेंगे कि जहां पे हमको इक्वल का साइन नहीं मिलेगा तो हम वहां पे प्रतिच्छेदी रेखा होगा और वहां पे एक पॉइंट मिलेगा। सेकंड में हमको अगर दोनों सब इक्वल हो गया तो संपाती रेखा मिलेगा और उसमें अनेक सॉल्यूशन मिलेगा। और थर्ड है अगर दो बराबर और एक बराबर ना मिले तो हमको समांतर रेखा मिलेगा और उसका कोई हल नहीं होगा, ठीक ना, क्योंकि ये कहीं पे आपस में कट करने वाले नहीं है, ठीक है। एंड अब 4 और 5 देखते हैं। गाइस ये चैप्टर 4 का जो द्विघात समीकरण है उसमें द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये इस फॉर्म में अगर कोई भी इक्वेशन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। इसका विविक्तर कैसे निकालते हैं, d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको डिस्क्रिमिनेट भी कहते हैं, ठीक ना। तो d डिस्क्रिमिनेट को बी स्क्वायर माइनस 4ac के फॉर्मूला से ही निकालते हैं। और इसका है फॉर्मूला, जो इसका x का वैल्यू निकलता है वो फॉर्मूला, ये इसका फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। जहां पे देखिए जो अंडर रूट में है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाय 2a, क्योंकि ये जो टर्म है वो डी ही है, ठीक है। तो इस टाइप से भी कहीं कहीं पे फॉर्मूला मिल जाता है हमें। इसका 3 कंडीशन है मेरे लिए, ठीक है। इससे क्या होता है, हमको इसका नेचर पता चल जाता है कि ये किस टाइप का रूट देने वाला है। अगर जो डी है बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये 0 से बड़ा हुआ, ठीक है, तो इसके जो रूट्स निकलेंगे, मूल होंगे, वो एक तो वास्तविक होगा और असमान होगा। यानी कि जो दोनों रूट होंगे वो अलग अलग होंगे, ठीक है। 2 रूट हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसका पावर 2 है, तो 2 रूट मिलेगा। अगर हाईएस्ट पावर इसका 3 होता तो 3 रूट मिलता, ठीक ना। ये आप लोग अच्छे से जान रहे होंगे। एंड सेकंड कंडीशन है
कि अगर जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 हो गया तो क्या होगा, मूल जो होंगे वो वास्तविक भी होंगे और बराबर भी होंगे, ठीक ना। एंड थर्ड है, अगर d लेस देन 0 हो गया, लेस देन 0 हो गया तो क्या होगा, इसका जो रूट्स होगा वो अवास्तविक होगा, यानी कि इसका जो रूट्स होगा वो इमेजनरी हमको मिलने वाला है, हमको वास्तविक नहीं मिलेगा। जैसे हम लोग यहाँ पे मान ले कि -5 है प्लस माइनस अंडर रूट -6 आ गया डिवाइडेड बाय 7 है, ठीक है। तो इसका जो है ये माइनस तो इस रूट से बाहर आएगा नहीं, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, -5 प्लस माइनस इसको माइनस को हम लोग -1 इक्वल्स टू आई स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो हम लोग ये रूट से आई स्क्वायर बाहर निकलेगा तो क्या बच जाएगा, 6i डिवाइडेड बाय 7, यानी कि ये जो हमारा मिलेगा वो इमेजिनरी रूट्स मिलेगा हमको, ठीक ना। तो ये इसका मेनली कंडीशन है, आप कंडीशन अच्छे से जान लीजिएगा, बहुत आसान है और इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है ना। एंड अब चैप्टर 5 है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव में सब में आपको मिलने वाला है, और ये सिंपली फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, बस फॉर्मूला याद करो, डालो और आंसर मिल गया, ठीक ना। जैसे इसमें है, पहला जो फॉर्मूला होता है वो है n पद निकालना होगा तो क्या होगा, an बराबर होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहां पे a क्या है, पहला पद है, जैसे इस टाइप का रहता है ना, 3 5 7 डॉट 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 करके रह गया, यहाँ पे 108 हो गया, इस टाइप का रह गया। तो हम लोग पहला पद किसको मानेंगे, 3 को मानेंगे। n क्या हो जाएगा हमारा 108 होगा, एंड d मतलब क्या, साग अंतर मतलब कॉमन डिफरेंस, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, यानी कि 5 और 3 के बीच में 2 का हो गया, तो d इक्वल्स टू यहाँ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक ना। तो इस टाइप से ये टर्म आपको ये फॉर्मूला भी यूज होगा, और ये सब टर्म के बारे में भी आपको अच्छे से जान लेना है। n पदों का योग, अगर हमको पदों का योग, इनका योग निकालना होगा कि कितना योग आ रहा है, तो हमको ये फॉर्मूला है सो अप्लाई करना होगा, Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां पे यहाँ पे ये फॉर्मूला है n माइनस 1 इंटू डी, n क्या हो जाएगा, पद हो जाएगा, d कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, एंड a पहला पद हो जाएगा। फिर इसी टाइप से है एक और फॉर्मूला जो Sn पदों का योग निकालता है, वो है Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू a प्लस एल, वेयर l इज लास्ट टर्म, ठीक है। लास्ट टर्म को हम लोग क्या से डिनोट करते हैं, l से डिनोट करते हैं, ओके। अब हम कंटिन्यूअसली चैप्टर 6 को स्टार्ट करते हैं। वैसे चैप्टर 6 का जो त्रिभुज है उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट प्रमेय है, उसको बोलते हैं थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि जब एक त्रिभुज में एक भुजा डी हो तो वो इस तरह से, जो भुजा होती है ए बी एंड ए सी, उसको इस तरह से बांटती है कि ए डी बटे में डी बी हो जाता है और ए ई बटे में ई सी हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला, इस चीज को हम लोग ए डी बटे ए बी एंड ए ई बटा ए सी के रूप में भी लिखते हैं। फिर ए बी बटे डी बी एंड ए सी बटे ई सी, इस तरह से भी हम लोग लिखते हैं। मतलब कि अगर आपको कहीं पे भी इस टाइप से आपको दिया रहे, लिखा हुआ रहे, तो वो आप समझ जाना कि ये थेल्स प्रमेय का ही एक रूप दिया हुआ है, एक परिभाषा दिया हुआ है, ठीक ना। ये एडी बटे डी बी, ए ई बटे ई सी, ए बी बटे डी बी और ए सी बटे ई सी, एंड लास्ट ए डी बटे ए बी एंड ए ई बटे ई सी। ये तीन है जो थेल्स प्रमेय का ही रूप दिया हुआ है, ठीक है। एंड सेकंड है इसमें पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय हम लोग जानते हैं कि ये अप्लाई कहाँ होता है, बताइए, यहाँ समकोण त्रिभुज में, ठीक है। समकोण त्रिभुज में क्या कहता है कि अगर समकोण त्रिभुज के कर्ण, हम लोग जानते हैं ना, इसे कर्ण बोलते हैं, ये कर्ण है हाइपोटेन्यूस, ये आधार और ये क्या है, लंब परपेंडिकुलर, ठीक है।
तो ये क्या कहता है ये प्रमेय कि अगर कर्ण का स्क्वायर, कर्ण के वर्ग का, इसको वर्ग करेंगे तो ये लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर में होगा। तो वहां पे क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई होगा। AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और ये फॉर्मूला हम लोग वहीं पे अप्लाई करेंगे जहां पे त्रिभुज जो होगा वो समकोण होगा, जहां पे 90 डिग्री एक एंगल बनता हो। ठीक है। एंड जो चैप्टर 7 है वो भी एकदम हलवा है। सिर्फ फॉर्मूला डालिए और फॉर्मूला लीजिए, उसमें वैल्यू पुट कीजिए और आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा। ये भी नंबर बहुत ज्यादा इसमें भी उठता है और आपको ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव ये दो नंबर के क्वेश्चन में भी आपको आता है एंड 4, 5 में भी आ जाता है आपको। ठीक ना। तो जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोलेगा तो ये थोड़ा लॉन्ग में आ जाएगा, तो आपको सब्जेक्टिव में आ जाएगा। बाकी अगर आपको डिस्टेंस फॉर्मूला से दो बिंदु के बीच में आपको डिस्टेंस निकालने के लिए बोल दे तो वो 2 नंबर में दे सकता है। ठीक ना। या फिर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ दे कि ये सही है या गलत है, तो आपको ये याद रखना है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट आपको थोड़ा बार बार रिवीजन करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। जैसे दूरी सूत्र है, तो दूरी सूत्र क्या है, √x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। जैसे 2 पॉइंट है P एंड Q, ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1 एंड x2 y2। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हमको इन दोनों के बीच में दूरी निकालना होगा कि कितना दूरी है PQ के बीच में। तो क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। ऐसे ऐसे आएंगे यहाँ पे और ये वाला यहाँ पे। ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन गया। अब विभाजन सूत्र है। अगर आपको बोल दिया कि नहीं ये जो लाइन है ये आपको कुछ रेशियो में बटा हुआ है, जैसे 2:3 में या 5:4 में, इस टाइप से बटा हुआ है, तो आप इसमें x और y का वैल्यू निकालिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो ये रहेगा इसको हम m और n मान लेंगे। ठीक है। और हम इस फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे। विभाजन सूत्र जो होता है, सेक्शन फॉर्मूला भी बोलते हैं इसे। तो क्या होगा, mh2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। एंड y का वैल्यू कैसे निकलेगा, my2 प्लस ny1, ये ny1 हो जाएगा, एंड डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो ये क्या हो जाएगा, विभाजन सूत्र बन जाएगा। ठीक है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको निकालने बोल देगा। जैसे एक त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है, और इसका जो ABC है इसका कोऑर्डिनेट कुछ दे दिया, x1 y1 x2 y2, इसमें कुछ भी वैल्यू डाल देंगे, x3 y3। ठीक है। तो इसका हमको तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको बोल देगा, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 1/2 x1 y1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम लोग याद कर सकते हैं। इसको हम लोग इजिली डिटर्मिनेंट मेथड से भी याद कर सकते हैं। जैसे ये हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, इसमें डाल देंगे x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। इस तरह से भी हम लोग याद कर सकते हैं। अगर आपको डिटर्मिनेंट कुछ जान रहे होंगे तो हम लोग इजिली इसको निकाल सकते हैं। x1 इसको ये खत्म हो जाएगा तो y2 माइनस y, ये खत्म हो जाएगा ना, ये 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, y2 माइनस y3 प्लस, अगर क्या लेंगे x2 लेंगे, x2, तो क्या हो जाएगा, ये खत्म ये खत्म, ये खत्म हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इस टाइप से भी हम लोग याद करते हैं। ठीक है ना। तो ये कुछ इसमें फॉर्मूला थे जो आपको अच्छे से रिवाइज कर लेना है और पढ़ लेना है। एंड आपको एग्जाम में इन सारे चैप्टर से जो क्वेश्चन आएंगे वो आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है।
गाइस ये चैप्टर 8 है और ये आपको बहुत ज्यादा नंबर दिलाने वाला है। ये ऑब्जेक्टिव में 1-2 क्वेश्चन, सब्जेक्टिव में भी 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आ जाता है, ठीक ना। ये ट्रिग्नोमेट्री, जिसको त्रिकोणमिति बोलते हैं या ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ये आपको बहुत ज्यादा नंबर दिलाने वाला चैप्टर है। इसमें देखिए साइन थीटा इक्वल्स टू होता है P/H। ये P/H B/H क्या है, जैसे ये ट्रायंगल है, ये होता है ना हाइपोटेनस, बेस और ये परपेंडिकुलर, ठीक ना। तो यही वाला है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H, लंब बटा कर्ण, ठीक है। cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, एंड टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। देखिए बहुत आसान है, इसको हम लोग लाल बटे कक्का से भी याद करते हैं, ठीक है। लाल बटे कक्का यानी कि साइन थीटा का क्या हो जाएगा लंब बटा कर्ण, cos थीटा का आधार बटे कर्ण और टेन का लंब बटा आधार। इसके जस्ट अपोजिट कर दीजिए तो cosec थीटा का क्या हो जाएगा कर्ण बटा लंब, फिर से sec थीटा का क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार, और ये cot का क्या हो जाएगा आधार बटा लंब, ठीक ना। तो इससे भी आप लोग याद कर सकते हैं जैसे इजी हो, या तो फिर एक और ट्रिक दिमाग में लगा सकते हैं, जैसे इसका साइन थीटा का P/H हो गया, cos थीटा का B/H हो गया, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा टेन थीटा इसका ऊपर का फिर इसका ऊपर का। ऐसा क्यों होता है इसके पीछे भी है, क्योंकि टेन थीटा इक्वल्स टू होता है साइन थीटा बटे में cos थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा का P/H डिवाइडेड बाय cos थीटा का क्या हो जाएगा B/H, तो क्या हो जाएगा P/H इंटू H/B। तो H से H कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा P/B हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से भी आप समझ सकते हैं। एक कुछ आइडेंटिटी फॉर्मूला है जिससे हमको आइडेंटिटी यानी कि 1 मिलता है, ठीक ना। तो ये क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1 के इक्वल होता है। साइन स्क्वायर थीटा, इससे ही आपको आगे बढ़ते जाना है तो बहुत सारे फॉर्मूला ट्रांसफॉर्म होते जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री में यही फायदा है, एक फॉर्मूला याद करो और उसको ट्रांसफॉर्म करते जाओ, बहुत सारे फॉर्मूला आपको मिलेंगे। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 है, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा यही रह गया तो 1 इधर चला गया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। उसी तरह सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 है। दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 और ये माइनस वाला इधर आ जाएगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। फिर है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये वाला कॉट इधर आ गया तो इक्वल के इधर आ गया तो माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, एंड कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। क्यों होता है क्योंकि कॉसेक थीटा इक्वल्स टू होता है 1 बटा साइन थीटा। तो हम अगर यहाँ 1 बटा साइन थीटा कर देंगे तो साइन से साइन कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 बच जाएगा। इसी तरह टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू 1, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू 1। क्यों क्योंकि कॉट थीटा बराबर होता है 1 बटा टेन थीटा, टेन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। फिर है सेक थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1 बटा कॉस थीटा, और कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 बटा सेक थीटा हम लोग लिख सकते हैं। ये वाला यहाँ चला जाएगा और ये वाला यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 बटा में सेक थीटा, ठीक है। ये कंप्लीट हो गए। इसके बाद कुछ और फॉर्मूला है जो आपको इस चैप्टर में यूज होंगे, वो है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है cos थीटा। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, cosec 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा, एंड tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा, एंड sec 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू cosec थीटा। सर जस्ट अपोजिट है सब, साइन का उल्टा cos, cos का उल्टा
कॉस का उल्टा सेक हो जाएगा, ठीक है। कॉस का उल्टा साइन हो जाएगा, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, ठीक है। कॉसेक का सेक और सेक का कॉसेक, ठीक है। इस तरह से एक और मैं इम्पोर्टेंट बात इसमें बता देती हूँ, जैसे ये है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। तो इसमें आपको ये क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जितने भी साइन, कॉस, सेक, कॉसेक, कॉट, टेन सारा कुछ है ये इसमें पॉजिटिव होगा, ठीक है। इसमें सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, साइन थीटा और कॉसेक थीटा, इसमें टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, इसमें कॉस थीटा और सेक थीटा। अब हम इसको याद कैसे रखें? इसको याद रखने का इजी मेथड है, आप इसको आफ्टर स्कूल टू कॉलेज याद रख सकते हो। क्योंकि आप 10th पास करके कॉलेज ही जाने वाले हो तो आपको ये हम याद ही रख लेना होगा, क्योंकि आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद में हमको कहाँ जाना है? कॉलेज जाना है। तो ये आप इससे बना सकते हो, आफ्टर मतलब ऑल, ए से याद रखना, ऑल जितने भी होंगे सब क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव होंगे। स्कूल से साइन और साइन का उल्टा कॉसेक, तो साइन और कॉसेक क्या हो जाएगा? इसमें पॉजिटिव होगा। टेन कॉट, टेन और कॉट क्या हो जाएंगे? 2 से याद रखिएगा, टेन और कॉट, तो इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे, और कॉसेक और सेक लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होंगे, और इसमें कॉलेज से इसको याद रख सकते हैं, ठीक ना। तो ये आप याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि अगर आपको बोल दिया कि साइन कॉस 180 का वैल्यू क्या होगा, तो आप इससे पता लगा सकते हो कि कॉस 80 का मतलब होता है कि ये कॉस 80 यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होगा? निगेटिव होगा, क्योंकि साइन और कॉसेक ही यहाँ पॉजिटिव होगा, तो वो क्या हो जाएगा? निगेटिव उसका वैल्यू आएगा, कुछ भी होगा लेकिन वो क्या होगा? निगेटिव में आएगा, ठीक है। इस टाइप से आप इसमें कर सकते हैं। तो ये चैप्टर 8 का कुछ फॉर्मूला था जो आपको याद रखना है, और ये बहुत ही नंबर कैरिंग चैप्टर है, ठीक है गाइस। ये चैप्टर 12 का कुछ फॉर्मूला है, जो चैप्टर 12 है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, ठीक है। तो वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल में ये फॉर्मूला है, जैसे वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो ये पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, जैसे अर्धवृत्त है वो क्या है? वृत्त का आधा है, तो वो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बाय 2, इसको 1/2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। चतुर्थांश का क्षेत्रफल यानी कि जो वृत्त है उसके चौथाई भाग का हमको क्षेत्रफल निकालना होगा, तो वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जो जैसे ये जो हमारा वृत्त बनेगा, तो ये क्या होगा? प्रत्येक में ये पूरा 1 रेवोल्यूशन कितना होता है? 360 डिग्री का एंगल बनाता है, तो प्रत्येक में कितना का बनेगा? 90 डिग्री का, इसमें भी 90 डिग्री का, सब में 90 डिग्री का बनेगा ना। तो 90 डिग्री का बनेगा, तो हमको एक भाग, इसका एक चौथाई भाग को बोलेगा, तो क्या हो जाएगा? 90/60 360 ना एंगल बनेगा, इंटू पाई आर स्क्वायर, जो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। तो इसको हम काट देंगे तो क्या हो जाएगा? इतना ही हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, हमको त्रिज्यखंड जो जैसे वृत्त है, तो इसका जो त्रिज्यखंड है, इसका हमको फॉर्मूला निकालने के लिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बोलेगा, तो क्या हो जाएगा? θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आप इस पे ज्यादा फोकस नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा टेढ़ा बन गया है, मेरा जो फिगर अच्छा, ड्राइंग अच्छा नहीं है, इसलिए इस पे ध्यान नहीं दीजिएगा, थोड़ा भावनाओं को समझिएगा। कि जैसे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है, तो लघु वृत्तखंड का क्या हो जाएगा? θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर है, ये आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, ठीक है। और दीर्घ वृत्तखंड लघु का मतलब हो जाएगा जो
छोटा सा भाग होगा, ठीक है। जैसे ये बनेगा, जैसे ये बन रहा है, तो वृत्तखंड जो इसका खंड बनेगा, तो इसका जो हाफ वाला जो छोटा वाला एरिया होगा उसका हमको क्षेत्रफल अगर निकालना होगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमको निकालना होगा तो हम लोग पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। वृत्त की परिधि हम लोग जानते हैं कि 2 पाई आर होता है, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और अर्धवृत्त का परिमाप क्या हो जाएगा, पाई आर प्लस 2r, और अगर हम लोग r बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई प्लस 2, ठीक है। त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, ये चाप जो है, ये चाप की लंबाई क्या हो जाएगा, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है। एंड चैप्टर 14 जो है वो है घनाभ का आयतन बराबर, ये जितने फॉर्मूला हम लोग लिख रहे हैं ना, ये फॉर्मूला इसमें यूज होने वाला है इस चैप्टर में, इसलिए मैं पहले इसको लिख दे रही हूँ ताकि आपको रिवाइज करने में आसान हो और आप एक बार बस कॉपी पेन निकाले और सारा फॉर्मूला को याद कर ले। फॉर्मूला याद रहेगा तभी आपको एग्जाम में हाथ चलेगा, वरना फिर आपको नहीं समझ में आएगा। इसलिए आपको फॉर्मूला एकदम कंठस्थ कर लेना है। घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, L गुणे B गुणे H, और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम शॉर्ट में लिख दिए हैं, आप समझ जाइएगा। पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। और अगर विकर्ण हमको घनाभ का निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ठीक है। एंड घन का आयतन क्या होता है, AQ होता है। घन और घनाभ दोनों अलग अलग होते हैं, इसलिए घनाभ का आयतन बोलेगा तो AQ, और अगर घनाभ का आयतन बोलेगा तो क्या होगा, L गुने B गुने H। LBH क्या है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर, और इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर। इसका विकर्ण हम लोग क्या निकालेंगे, अंडर रूट 3 इंटू में a क्या है, भुजा है, साइड है, ठीक है। बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई आप लोग समझ रहे होंगे, जब वृत्त के जो परिधि होता है उसको अगर हम लोग उसके वृत्त के डायमीटर से अगर डिवाइड करते हैं तो हम लोग पाई का मान प्राप्त करते हैं, या पाई हमको मिलता है। और पाई का वैल्यू हम लोग हमेशा जब तक अन्यथा ना बोला जाए 22/7 लेते हैं, ठीक है। पाई इक्वल टू हम लोग क्या लेते हैं, 22/7, या फिर इसका अगर दिया रहेगा तभी लेना है हमको 3.17, ठीक है। बेलन का आयतन हो गया पाई आर स्क्वायर एच, और बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। बेलन आप लोग जान रहे ना, फिगर में ऐसे बनता है, ये रोटी बनाने वाला बेलन मत समझ जाइएगा, ऐसे तो आप लोग पढ़ चुके हैं। क्योंकि मैं तो हमेशा सोचती थी कि ये रोटी बनाने वाला ही बेलन के बारे में बात हो रहा है, लेकिन वो थोड़ा जब पढ़े तो फिर समझ में आया कि नहीं, ये अलग है। और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर एच। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्र अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब गोले का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। शंकु का आयतन क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वेयर एच इज हाइट ऑफ शंकु। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर एल, ठीक है। एल क्या होगा, यहाँ पे त्रियक ऊंचाई होगा, ठीक है। और शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। जहाँ पे एल अगर हमको नहीं दिया रहेगा तो उसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे, एल इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एंड एच अगर निकालना हो तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये जो एल होगा ना वो सबसे बड़ा होगा, इसलिए ये कर्ण टाइप से हो जाएगा। तो कर्ण का हम लोग फॉर्मूला देखे थे ना, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इस टाइप से ये हो जाएगा, ठीक ना। अब जो लास्ट हमारा चैप्टर बचा हुआ है 14 एंड 15। गाइस हम लोग जो 9 चैप्टर था, 9, 10, 11 तक,
ये हम इसको हम लोग नहीं ये इसमें फॉर्मूला बताएं, क्योंकि वो जो 10th है 11 है वो तो रचना से रिलेटेड है, तो उसमें तो कोई फॉर्मूला है नहीं। और जो 9th चैप्टर है वो सिर्फ आपको हाइट एंड डिस्टेंस है, जो आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक ये चैप्टर 8 में पढ़े हैं उसी का उसमें एप्लीकेशन है। तो आपको उसमें सिर्फ उन्नयन कोण, अवनमन कोण, ये सब आपको थोड़ा सा देख लेना है, बस वो चैप्टर आपको हो जाएगा, ठीक ना। अब हम आगे चैप्टर 14 और 15 देखते हैं, लास्ट बस आपका गाइज। अब लास्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर 14 एंड चैप्टर 15। देखिए सबसे पहले हम लोग चैप्टर 14 में देख लेते हैं। जैसे है यहाँ सांख्यिकी है, ये इसमें माध्य, माध्यिका और बहुलक आपको मेनली 3-4 नंबर में आपको मिल जाएगा क्वेश्चन एक बनाने के लिए, और एक लास्ट में सबसे आपको मिलेगा 6-7 या फिर और जितना हाईएस्ट होगा वो आपको इसमें मिलेगा। थोड़ा लॉन्ग मेथड इसमें बनता है, इसलिए आपको ये सब थोड़ा देख लेना होगा, ठीक ना। और डाटा जो होगा उसको बार बार बना के देखना होगा, ताकि आपको कंफ्यूजन वहां पे ना हो कि किसको हमको F1 लेना है, किसको F0 लेना है। जैसे यहाँ माध्य है, हमको मीन निकालना होगा, तो क्या करेंगे, समेशन ऑफ, समेशन मतलब जोड़ेंगे, F1 इंटू X1 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ F1, या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की कुल संख्या। यानी कि अगर 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह करके दिया रहेगा हमको, 7, 8, 9 इस तरह अगर दिया रहे हमको, तो इनको हम आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। आंकड़ों का योग बटे में इसको हम गिन लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टोटल से हम लोग डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इस टाइप से हम लोग माध्य निकाल लेंगे। माध्य निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H करेंगे। यहाँ पे n/2 जो होगा वो हम लोग जब डाटा निकालेंगे ना, तो जो लास्ट में यहाँ पे ऐड होता है हम उसको n मानेंगे और उसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। और जो 2 से डिवाइड करते हैं तो हम लोग इसका जो नियरेस्ट पॉइंट होगा वो हम लोग लेंगे CF के रूप में, ठीक है। और उसको हम लोग F लेंगे और उससे जस्ट पहले वाला को हम लोग क्या लेंगे, CF लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा माध्यक निकल जाएगा इससे। और हाइट ये क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, बीच का अंतर। जैसे 2 से 4 रहेगा, 6 से 8 रहेगा, तो हमको इनके बीच का डिफरेंस लेंगे, वो H हो जाएगा, ठीक है। एंड बहुलक क्या होगा, बहुलक हो जाएगा L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2। जो हम लोग F मानेंगे, जैसे हम लोग बहुलक में ये वाला अगर ले लिए तो क्या हो जाएगा, F1 हमारा ये हो जाएगा, F0 ऊपर वाला हो जाएगा और F2 हमारा नीचे वाला हो जाएगा, ठीक है। और L क्या है, लॉवेस्ट टर्म। हम लोग पहला में जो आवृत्ति लेंगे उसमें L जो होगा, जैसे 2, 4 है, तो हम लोग L किसको लेंगे, 2 को लेंगे, क्योंकि ये इन दोनों में छोटा है, ठीक है। तो हम जस्ट इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल में रफली बता दिए आपको, बाकी आप जान रहे होंगे, अच्छे से आप लोग पढ़े होंगे, मैं यही आशा कर सकती हूँ आपसे। बाकी आप लोग टैलेंटेड तो हैं ही। बाकी ये जो इसमें एक और चैप्टर, ये फॉर्मूला भूल रहे हैं हम, जो बहुलक होता है ना, वो बहुलक बराबर होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, यानी कि मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन, यानी कि बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे 2 बार दे दिया आपको डाटा, मीन और मीडियन दे दिया, हमको मोड निकालना है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, ठीक है। बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 मीन, यहाँ आप याद कर सकते हो, मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इसको मीन बोलते हैं, इसको मीडियन बोलते हैं, और बहुलक को हम लोग मोड बोलते हैं, ठीक है। एंड लास्ट चैप्टर जो हमारा बचा वो चैप्टर 15 है, वो प्रायिकता है। प्रायिकता से भी क्वेश्चन आता है, इसमें तो ऑब्जेक्टिव से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है, 1-2 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव से ही हो जाएगा, बाकी सब्जेक्टिव में भी आता है वो अलग, बाकी लेकिन इसका क्योंकि ये बहुत ही आसान है, इसमें आपको बस डाटा डालना है
और आपका आंसर आ जाएगा। 2 लाइन में आपको आंसर मिल जाता है, इसलिए इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। प्रोबेबिलिटी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रायिकता को, तो P ऑफ E यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E यानी कि इवेंट, आपको घटना घटने की क्या प्रायिकता होगी, ठीक है। तो वो क्या होगा, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या, यानी कि जो आपको घटना घटने का चांस है वो कितना है, वो हो जाएगा बटे में आपको, आप कितने में टोटल आपका जो घटना घटने की टोटल जो इवेंट है वो आपको, उसकी कितनी संख्या है वो आपको नीचे में लिखना है, ठीक है। होने की संभावना बटे में कुल परिणामों की संख्या, ये हमारा फॉर्मूला है इसका प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। जहां पे जो प्रोबेबिलिटी होगा या तो 0 के बराबर होगा या तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन 1 से बराबर या 1 से छोटा होगा। ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्रोबेबिलिटी के लिए, ये कि आपको जब भी प्रोबेबिलिटी किसी भी घटना का निकालना हो वो या तो 0 से बड़ा होगा या तो फिर 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। यानी कि अगर 0.56 अगर किसी का प्रोबेबिलिटी आ रहा है तो वो सही है, क्योंकि 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। लेकिन अगर कोई आपको बोल दे कि हमने एक थैला था, उसमें से 4 रेड बॉल थे, 5 येलो बॉल थे, और उसमें से हम लोग निकाले तो जो प्रोबेबिलिटी आया वो हमारा 5.6 आया या फिर 7.2, कुछ भी ले लें। तो क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी घटना को घटने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 से बड़ी और 1 से हमेशा छोटी होती है। एक और बात इसमें जानने का जरूरी है कि किसी भी घटना को घटने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 होती है, और किसी भी घटना को घटने की प्रोबेबिलिटी ना हो तो वो क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। यानी कि किसी भी घटना को अगर घटना हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी या तो 1 होगी या तो फिर अगर घटना ना घटे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। ये आपको प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट था। आई होप आपको जितने भी मैंने फॉर्मूला बताए हैं वो सब आपको अच्छा लगा हो और समझ में आया हो। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको 10th क्लास के लिए। आपका एग्जाम अब स्टार्ट होने वाला ही है कुछ दिनों में, तो इसलिए मैंने ये सोचा कि आपको क्विकली रिवाइज किया जाए और थोड़ा थोड़ा हिंट सब चैप्टर में मैंने किया है। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया हो एंड अच्छे से आप पढ़ें। ऑल दी वेरी विशेस आपको। थैंक यू सो मच।